बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरो के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, लाइक ज़रूर कर दिया करें, शुक्रिया। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। ये इनके गाने बजाने का कमरा था। इधर उधर कई साज दीवारों के साथ बड़े करीने से रखे नजर आते थे। कमरे में रात के पहले पहर की सुलगाई हुई अगरबत्तियों की खुशबू अभी तक दम तोड़ते कहकहों और जां बलब तानों का पता देती थी। फर्श पर बिछा दबीज कालीन इस बात की शहादत देता था कि इस बैठक में सेमो जर की बारिश खासी जोर से बरसती है। मैंने सिगरेट सुलगाकर अपने जहन से इस मकरूह सूरत हाल की सारी तलखी धो डाली। मुझे लेना ही क्या था ऐसी बातें सोचकर। मैं कौन सा मसला था। मेरी अपनी जिंदगी जुर्म के दलदल में धंसी नजर आ रही थी। मेरे शब रोज तारीकी में गुजरे थे। मैंने भी तो हर एहतियात को बालाए ताक रख कर अपना रवा रवा गुनाह की गोद में फेंक दिया था। मुझे क्या हक पहुंचता था कि कायद आजम की तस्वीर को उस इशरत कदे की दीवार पर देखकर तासफ और मलाल के सलाब की नजर हो जाता। मैं जहर खंद करके चुप हो रहा। कोई 10 मिनट बाद बैठक का दरवाजा एक ऊंचे लंबे गंदमी रंग के पहलवान सिफ्त आदमी के वजूद से लबालब भर गया। वो बुंदू खान था। इसने बोस्की का लाचा और बोस्की का कुर्ता पहन रखा था। पाँव में वो नाजुक सी सलीम शाही जूती पहने हुए था। बाल उसने बलोची खाना बदोशों की तरह इतने बढ़ा रखे थे कि वो इसके कांधों को छू रहे थे। एक कान में इसने तलाई बाली लटका रखी थी कि कमर पर उसने एक खूबसूरत सी ऊनी चादर लपेट रखी थी, जिसका एक सिरा इसने बगल में से गुजार कर कंधे पर डाल लिया था। इसकी आंखें नींद से खुमार आलूद थीं। एक लहजे के लिए वो दरवाजे में रुका और चंद लम्हों तक मुझे बड़े गौर से देखने के बाद आगे बढ़ आया। वो औरत इसके पीछे थी। अस्सलामु अलैकुम जनाब, ये आपने इधर इस वक्त आने की कैसे जहमत फरमाई? बुंदू खान तुम्हारा ही नाम है? मैंने खासे हाकमाना लहजे में पूछा। इस तरह के वो बिदके भी नहीं और मुझे इतना सस्ता भी न समझे कि बातों में उड़ाया जा सकूं। जी जनाब, खादम को ही बुंदू खान कहते हैं। आपका नौकर हूँ। जा साबरी, इनके लिए जरा चाय बना ला। वो मेरे बाएं हाथ की कुर्सी पर आ बैठा। नहीं, चाय की जरूरत नहीं है, मुझे तुमसे कुछ बातें पूछना है। मैंने कहा, फरमाइए सरकार, मैं तो नौकर ही आपका हूँ। आप उधर कामों की से आए हैं। जा साबरा, चाय तो ले ही आ। इस निक्की को जगा ले जरा। साबरा उल्टे पांव बाहर निकली तो मैंने उठकर दरवाजा अंदर से बंद करके कुंडी चढ़ा दी। मेरी ये हरकत देखकर बुंदू खान कुर्सी पर तन कर बैठ गया। दोनों हाथ उसने चादर में छुपा लिए थे, जैसे वो सर्दी से बचने के लिए बुक्कल मार रहा हो। मगर मैंने देख लिया था कि इसने लाचे की डब में से कोई चीज निकालकर चादर के नीचे सीधे हाथ में थाम ली थी। बिलाशुबा वो कोई हथियार था, मगर इसकी नौयत का मुझे अंदाजा नहीं हो सका। दोबारा सोफे पर बैठने के बजाय मैंने कोट की जेब से अपना चुपशा निकालकर एकदम इस पर तान लिया। ये पिस्तौल देखते हो बुंदू खान, ये बेआवाज चलता है और मेरा इशारा समझता है। इसने मुझे कभी धोखा नहीं दिया। वो जरा नहीं घबराया, मेरी आंखों में आंखें डालकर मुस्कुरा दिया। बोला, मुझे पहले ही यही खदशा था। मेरे जार, तेरी सूरत तो मुझे कुछ और ही बताती थी, पर मैं धोखा खा गया। खैर, तू मतबल की बात कर। ये कहकर वो खुलकर मुस्कुरा दिया। इसके सामने के दांतों में लगी सोने की 2 कीलें नुमाया हो गईं। वो कीलें इसकी मुस्कुराहट को जाज़बे नजर बनाती थी। मैं मजीदन को लेने आया हूँ। तो ये बात है, मजीदन से तेरा क्या वास्ता है? वो मेरी बहन है। मेरी ये बात सुनते ही इसके चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई। इसने चादर के नीचे से अपना हाथ निकाला और इसमें पकड़ा हुआ गरारीदार चाकू इसने मेरे कदमों में फेंक दिया। बोला, ये पिस्तौल परे हटा ले जवान और मुझे बता वो तेरी बहन कैसे लगती है। इसने तो कहा था कि इधर इसका कोई अंग साग नहीं है सिवाय माँ के। वो मुझे बेइज्जत करना नहीं चाहती होगी, इसीलिए उसने तुम्हारे सामने मेरा नाम नहीं लिया। बैठ जा जवान और धीरज से काम ले। मुझे तेरे साथ हमदर्दी है मेरे वीर। बैठ जा। मजीदन को मैं लेने नहीं गया, कोई खुद ही इसे मेरे पास बेच गया। कौन था वो?
मैंने अपना पिस्तौल इस पर मुसलसल तान रखा था। वो शरफू के जरिए से मेरे पास आई थी। वो चूना मंडी वाला बदमाश, वही कनकटा। तैने देखा तो होगा वो मुंडा? नहीं, मैंने नहीं देखा है उसे, पर अब देखना पड़ेगा। कितने रुपए दिए थे तूने उसे? मैंने इसके सामने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। 7,000। इससे कम पर तो वो तोलता ही नहीं था, और वो थी भी इस लायक। बड़ी बेजुबान लड़की है वो है कहाँ? इसे इधर लाओ, मैं इसे साथ ले जाना चाहता हूँ। मैंने कहा। वो इधर नहीं है जवान, वो कल रात से इधर नहीं है। कहाँ भेजा है तूने उसे? उसने सर झुका लिया। वो मुझसे आंख मिलाने से अब गुरेजा नजर आता था। मेरी बात का जवाब दो बंदू खान, मजीदन को तुमने कहाँ भेजा है? मुझे अफसोस है मेरे वीर, परसों आ जाते तो मैं तुम्हारी चीज तिहारे हवाले कर देता, पर अब नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता। क्यों? अब क्यों नहीं हो सकता? मैं तुम्हारे घर बर दिखावे के लिए तो नहीं आया। बात यह है मेरे जार, वो मैंने उसे कल एक जिम्मेदार के साथ तोड़ दिया नाथ खुलाई के लिए। बकवास न कर बंदू खान, मेरे सामने ऐसी बात मत कह, वरना मैं तुझे जान से मार डालूंगा। मुझे अफसोस है मेरे वीर, तहारा गुस्सा अपनी जगह ठीक है, पर ये मेरा धंधा है। मैंने 15 दिन के लिए इसे बाहर भेज दिया है। वो नाच गाना ना सीख सकी थी और मुझे पैसे पूरे करने थे। कितने पैसे लिए हैं तुमने उससे? 20,000 रुपए मेरे वीर, पर मेरा कोई कसूर नहीं है, ये मेरा कारोबार है। कौन आदमी है वो? इसका नाम सरदार खान है। वो इधर छांगा मांगा में रहता है। बड़ी जिम्मेदारी है इसकी, और मौज मेले का शौकीन आदमी है वो। तूने अच्छा नहीं किया बंदू खान, मजीदन को बर्बाद कर दिया तूने। पर तू ठीक कहता है, तेरा भी इसमें क्या कसूर है? चूल्हे में जो लकड़ी गिरेगी जल कर रहेगी, मैंने गोया अपने आप से कहा, और पिस्तौल को जेब में रख लिया। मैं बंदू खान से कहता भी तो क्या कहता, वो अपनी जगह बिल्कुल बेकसूर था। मुझे आज जिंदगी में पहली बार किसी लड़की की बर्बादी पर अफसोस हो रहा है मेरे वीर, मुझे माफ कर दे। कहे तो मैं, पर तई गुस्सा खा जाएगा। कहो कहो, रुक क्यों गए हो? तैं कहे तो मैं तहारे को साला 20,000 दे सकता हूँ। अपने 7,000 काट कर इसका लहजा बेहद नातवा महसूस हो रहा था। मुझे और जलील न कर बंदू खान, बहुत हो गई, अब कोई बात न करना। ऐसा न हो मैं तुझ पर हाथ उठा लूं। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई तो बंदू खान ने उठकर कुंडी खोली। एक लड़की चाय की ट्रे उठाए अंदर आ गई। इसकी उम्र यही कोई 16-17 साल होगी। इसके रुखसारों पर भी नींद का अक्स झलकता था। बाल इसके भी खुलकर गले में पड़े थे। साटन की सफेद कमीज जो इसने पहन रखी थी जरूरत से ज्यादा चुस्त थी। साबरा इसके साथ नहीं आई थी। वो आई और जब झुककर इसने मेरे सामने तपाई पर वो ट्रे रखी तो मैं समझा मैं कोई खूबसूरत ख्वाब देख रहा हूँ। वो ऐसी नहीं थी कि इसे नजरअंदाज किया जा सके। वो ट्रे तपाई पर रखकर इसी रुकू की हालत में चाय बनाने लगी तो इसकी वो तारीक रात ऐसी घनी जुल्फें नीचे झुककर इसके रुखसारों को छूने लगी। वो बहुत ही हसीन मंजर पेश कर रही थी। इसकी पीठ बंदू खान की तरफ थी। वो सारी की सारी किसी संग तराश का शाहकार नजर आती थी और रात का वो पिछला पहर तेजी से गुजरता जा रहा था। मेरी आंखों के बदलते रंग बांप कर बंदू खान अपनी जगह से उठा और बड़ी भारी भरकम लहजे में बोला, मैं उधर जाऊं हूँ, अजान होने वाली है। तैं चाय पीकर इधर ही आराम कर मेरे वीर। इसे अपना ही घर समझ। जे छोरी थारी खिदमत करेगी, किसी चीज की जरूरत हो तो इसको बोल देना। नहीं बंदू खान, मैं भी जा रहा हूँ। मेरा यहाँ ठहरना किसी तरह भी मुनासिब नहीं। मैं तुम्हें कोई मौका नहीं देना चाहता। टिब्बी थाना यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। मैंने इसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा। वो फिर बैठ गया। तैं मुझको इतना घटिया ना समझ मेरे वीर। मैं बंदे चुराता हूँ, डंगर नहीं चराता। थारी मैं कदर करूँ हूँ।
बिरादर, तैं मर्द आदमी है जो धीरज से बात सुनता है और सोचकर फैसला करता है। मैं अभी 2 मत्थे रगड़ कर आऊं हूँ, छेती आऊं, फिक्र की बात कोई नहीं है। वो लड़की प्याली में कहवा डाल रही थी। बुंदू खान की बात सुनकर इसने अपनी बड़ी बड़ी सुरमा सा आंखों को अजीब अंदाज से पटपटाकर मुझे देखा और सर को दाएं बाएं यूं गैर मराई सी जुम्बश दी, जैसे कह रही हो मत जाओ। ठीक है बुंदू खान, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। शरफू के ठिकाने का पता भी मुझे तू ही बताएगा। ये मेरा असूल तो नहीं है मेरे वीर, पर मैं थारे लिए जे भी कर दूंगा। ये कहकर वो बाहर निकल गया। लड़की ने चाय की प्याली बड़े दिलफरेब अंदाज से उठाकर मुझे दी तो इसकी गदराई हुई कलाइयां मुझे बहुत ही भली मालूम हुई। पता नहीं वो क्या सोच रही थी, इसकी रंगत आप ही आप शहाबी हुई जाती थी। बुंदू खान कमरे से बाहर निकला तो इसने दाएं हाथ खड़े किसी आदमी को कोई इशारा किया। जो ही बुंदू खान बड़े दरवाजे की तरफ गया, साबरा ने चुपचाप दरवाजे के पाट अपनी बाहें फैलाकर पकड़े और भीड़ दिए, इस तरह के वो खुद बाहर ही रह गई। चाय मेरे हाथ में देकर वो लड़की बोली, आपके लिए जल्दी में मैं बिस्किट लाना भूल गई, मैं वो लेकर आती हूँ। ये कहकर वो हवा के सुबह रफ्तार झोंके की तरह बाहर निकल गई। इससे पाँव में बहुत ही नरमो नाजक से स्लीपर पहन रखे थे। मुझे वो पाँव देखकर मसनद आरा याद आ गई। वो भी इस रात वैसे ही खूबसूरत स्लीपर पहने हुए थी जिस रात वो पहली बार मुझे आहू के मकान पर मिली थी। इसके पाँव भी इतने खूबसूरत थे कि इनकी कसम खाई जा सकती थी। कोई 3 मिनट बाद वो लड़की एक हवा चाक झपाके से अंदर आ गई। इसने एक बड़ी सी प्लेट उठा रखी थी जिसमें बिस्किट भी थे और अंडे भी, मक्खन की टिक्कियां भी थीं और टोस्ट भी। उसे शायद बिन बताए ये एहसास हो गया था कि मैं भूखा हूँ। मेरा ख्याल है कि ये बात मेरे चेहरे पर अयां थी। मैं कल दोपहर के खाने से भी महरूम था और रात के खाने से भी। जिंदगी कुछ ऐसे मखमसे में उलझ गई थी कि किसी बात का होश ही नहीं रहा था। लें ये खाएं और इसे सुबह का नाश्ता समझें, लड़की ने बड़े शुस्ता लहजे में कहा और मेरे सामने की कुर्सी पर बैठ गई। वो उश्वो नाजो अदा की कदरो कीमत को समझती थी। आपकी बड़ी मेहरबानी है जो आप इतना कुछ ले आई है, मुझे वाकई बहुत भूख लगी है। मैंने अंडों पर हाथ साफ करते हुए कहा। वो अगरचे ठंडे थे और पहले से उबाल कर रखे गए थे, मगर वो इन्हें गर्म पानी में से गुजार कर लाई थी। आप मेरे लिए आए हैं, इसने मेरी बात को नजरअंदाज करते हुए कहा। क्या मतलब? मैं हैरत ज़दा सा होकर इसे देखने लगा। खाला साबरा ने मुझे यही बताया है। ओह, अब समझा। क्या नाम है तुम्हारा? जरीना। मैं एफए तक पढ़ी हूँ। साबरा ने और क्या बताया है तुम्हें? वो कहती है कि आप मेरे लिए आए हैं। कितने पैसे मांगे हैं आपसे अंकल बुंदू ने? मैं हैरान हूँ कि आपको भला इस वक्त आने की क्या जरूरत थी। वो बहुत संजीदा दिखाई दे रही थी। क्या तुम पहले भी किसी के साथ गई हो? जी नहीं, अब तक तो मैं सिर्फ नाच गाना ही सीख रही हूँ, पर मैं आपके साथ नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती हो? देखे ना जी। वो कुछ कहते कहते रुक गई, फिर बोली, कितने पैसे मांगे हैं अंकल ने आपसे? 50,000 रुपए की बात करता है वो। 50,000? वो तो कहते थे कि 1 लाख से कम नहीं लेंगे। वो देखे ना जी, इन्होंने मुझे मैट्रिक भी पास कराई है और एफए भी। मैं तो पढ़ी लिखी हूँ ना जी, तो इतने तो कम से कम होने ही चाहिए ना मेरे हक महर के। क्या मतलब? वो जी बस कहते थे कि अगर कोई 1 लाख रुपया इनको मेरे हक महर का नकद दे दे तो वो इसके साथ मेरी शादी कर देंगे। तो जी आप उनको 1 लाख रुपया दे देना जी। मैं पढ़ी लिखी भी हूँ और खूबसूरत भी हूँ ना? क्यों नहीं, तुम वाकई बहुत खूबसूरत हो। बस जी, जब आप भी कहते हैं तो फिर तो मैं वाकई खूबसूरत ही होंगी ना जी। मुझे इन्होंने घर पर ट्यूशन लगवाकर पढ़ाया है जी, और सारा खानादारी का काम भी कर सकती हूँ। मैं सारा घर संभाल सकती हूँ जी। बस आप इनको 1 लाख रुपया देकर मुझसे शादी कर लेना जी। मैं आपको बहुत खिदमत करूंगी जनाब। इस लड़की की बातें मुझे हैरान करती थी। वो पता नहीं कैसे कैसे ख्वाब सजाकर बैठी थी। इन लोगों ने इसके जहन में
कैसे कैसे खूबसूरत रोशन और ताबनाक सपनों का ताना बाना बुन रखा था। वो इसे किसी से नासमझी की उम्र में खरीद लेने के बाद इसकी बेतहाशा सादगी से फायदा उठाकर अब तक यही तासर देते चले आए थे कि वो जब FA कर लेगी, जब वो नाच गाना अच्छी तरह सीख लेगी तो वो 1 लाख रुपया बतौर हक महर इसके शौहर से वसूल करके इसे इसके साथ रुखसत कर देंगे। वो ऐसी सादा लो थी कि इस माहौल में रहकर भी अब तक हकायक की संगीनी का अंदाजा नहीं कर सकी थी और मेरी समझ में ये बात नहीं आई थी कि इन लोगों ने इसे क्यों मेरे सामने पेश कर दिया था और अब वो जरीना की भी भारी कीमत वसूल करना चाहता था। वो अरबी भी समझती थी और फारसी में भी शुद्ध बुद्ध रखती थी। इसके निशिस्त व बर्खास्त के अंदाज से यही मालूम होता था कि बुंदू खान ने इसे किसी बहुत बड़े मकसद के लिए बहुत ही उम्दा तरीके से एक खास सांचे में डाल दिया था, मगर वो लड़की मुसलसल तन्हाई के गुंबद में बंद रहने की वजह से जहनी तौर पर बहुत पसमानदा हो चुकी थी और अपनी इंतहाई सादगी के सबब बड़ी हद तक पागल नजर आती थी। अगर ऐसा ना होता तो वो मुझसे यूं बात ना करती और अपनी इस बेपना मुसीबत को यूं राहत बनाकर पेश ना करती। बुंदू खान ने इस पर यह जुल्म किया था कि इस बदनसीब को सारे जहां से अलग थलग करके इसकी जहनी तरक्की ही रोक दी थी और अब इसका ये हाल था कि वो ना खुद को समझती थी ना मुखातब की आंख के बदलते रंग को। वो बालग होने के बावजूद बेशऊर और बेनूर थी। इससे ज्यादा बड़ा बदनसीब भला और कौन होगा। हैरत मुझे ये थी कि इसने मुझे इस घर के बारे में इतनी सारी बातें बता दी थी, मगर ना साबरा ने इसे टोका था और ना बुंदू खान ने ही इसमें कोई कबाहत समझी थी। वो अपने घर का सबसे कीमती मोती मेरे सामने फेंक कर वहां से खिसक गए थे। अभी वो लड़की मुझसे बातें कर ही रही थी कि मुझे ड्योढ़ी का दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी। मैं संभल कर बैठ गया। इस तरह के कंबल को मैंने अच्छी तरह बदन पर लपेटकर अपना चुपचाप सीधे हाथ में थाम लिया। वो लड़की तेजी से बर्तन समेटकर ट्रे में रखने लगी। दबी जुबान में बोली, आप इन्हें 1 लाख रुपया जरूर दे दें, मैं आज ही आपके साथ चल दूंगी निकाह पढ़ाकर। बिल्कुल पागल नजर आ रही थी वो कमरे से निकलने लगी तो बुंदू खान दरवाजे में दाखिल हो रहा था। चाय पिला दी इन्हें? जी चचा, वो लड़की तेजी से बोली और सिमट कर बाहर निकल गई। आ जाएं चौधरी साहब, इधर अपने ही आदमी हैं, आ जाएं। बुंदू खान ने पीछे मुड़कर देखा और इसके साथ ही एक 35-40 साल का नाटे कद का आदमी अंदर दाखिल हुआ। वो बहुत खूबसूरत किस्म का हरनाई का कंबल ओढ़े हुए था। सर पर इसने मफलर लपेट रखा था। कंबल के नीचे इसने दोनों हाथ अपने सीने पर बांध रखे थे। जो ही वो अंदर आया इसने दायां हाथ बाहर निकालकर मुसाफे के लिए मेरी तरफ बढ़ाया। इस हाथ में इसने तस्बीह थाम कर रखी थी। मैंने पिस्तौल कंबल के अंदर ही अंदर बाएं हाथ में मुंतकिल कर दिया। अस्सलामु अलैकुम, खाकसार को गनी कहते हैं, ये कहकर उसने मेरा हाथ बड़ी गर्म जोशी से दबाया। ये इधर कूचा शहबाज खान में रहते हैं, मेरे दोस्त हैं, मस्जिद में कभी कभी मिल जाते हैं। कहवा चलेगा चौधरी जी के चाय? नहीं बुंदू खान, बस मोहब्बत का एक बोल काफी रहेगा यार जी। ये कहकर वो आदमी मेरे सामने की कुर्सी पर बैठ गया और बराबर तस्बीह रोलता नजर आ रहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता लब हलाता था जैसे सुबहान अल्लाह का विर्द कर रहा हो। पाँव में इसने पेशावरी चप्पल पहन रखे थे और शलवार इसकी हल्के गेरवे रंग की थी। अपनी वज़ाकता के एतबार से वो कोई बहुत ही आबदो जाहद किस्म का आदमी नजर आता था, मगर इस जैसे परिंदे की बुंदू खान के डेरे पर ये आमदोरफ्त मेरी समझ में नहीं आई थी। हकीकत ये है कि मुझे उसका उस वक्त वहां आना किसी तरह भी अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। मेरे दिल में तरह तरह के वसवसे पैदा होने लगे थे। आपकी तारीफ? इस परिंदे ने तस्बीह पर हाथ रोककर बुंदू खान से पूछा। ये तहारे बहुत पुराने मेहरबान हैं चौधरी जी, अपना तारफ कराओ ना मियाँ जी इनसे। जी मेरा नाम काजी असद है, मैं एक काम के सिलसिले में इनके पास आया था। ओह समझा, आदमी का दारू होता है मियाँ जी। ये स्कूटर गालबन
आपका ही है जो बाहर खड़ा है। जी हाँ, ये मेरा ही स्कूटर है। आपका दौलत खाना कहाँ है जनाब? मैं उधर नारवाल में रहता हूँ, मेरे वालिद वहाँ हेडमास्टर हैं। खूब खूब, फिर तो आप पढ़े लिखे घराने के चश्मो चिराग हैं। ये कहकर उसने कदरे तवक्कुफ किया और तस्बीह पर हाथ रोककर बोला, कब आए हैं आप यहाँ? लगता है आप रात भर सोए नहीं हैं। क्यों खान साहब, इनकी आंखें तो यही बताती हैं। हाँ, मैं रात भर सफर में रहा हूँ। थोड़ी देर पहले मैं यहाँ पहुँचा था। मैंने अपना चुपचा दाएं हाथ में पकड़ लिया। मुझे बुंदू खान गंभीर किस्म के चक्कर में फंसा चुका था। वो बहाने से किसी बाज को पकड़ लाया था ताकि वो वहां से मुझे पकड़कर सीधा बड़े घर पहुंचा सके। इसने मेरे लिए ऐसा हम रंग जमीन दाम बिछा दिया था कि मुझे अपनी सलामती मखदूश नजर आ रही थी। वो परिंदा मेरा सर से पांव तक गहरी नजर से जायजा ले रहा था और मुझे यकीन था कि वो पुलिस के सिपाही बाहर खड़े करके अंदर आया था। इसके लहजे का वो बेपनाह एतमाद और इसके सवालों की वो पुरअसरार तहें मुझे ये एहसास दिला रही थी कि वक्त मेरे खिलाफ जबरदस्त चाल चल गया है और मेरा हाल इस कुत्ते का सा है जो मुश्तिल चोबदारों के गैजो गजब से बचने के लिए दारुल अमान में जा घुसता है और मारा जाता है। मुझे अपनी हमाकत पर सख्त अफसोस हो रहा था। वो वक्त जो मैंने इस नीम पागल लड़की से बातचीत में जाया कर दिया था, वही मेरी हलाकत का सबब बन रहा था। हाँ साहब, कभी कभी आदमी को बड़ी उजलत में इधर उधर भाग दौड़ करना पड़ती है। कोई ऐसा ही खास काम होगा जिसके लिए आप यहाँ आए हैं? जी हाँ, मुझे अपनी बहन की तलाश है। मैंने सुना है कि वो यहाँ आई है, मगर वो यहाँ भी नहीं मिली। मैंने पहली बार इसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, ओह ये तो बहुत बुरा हुआ। ये क्या कह रहे हैं बुंदू खान? आपका धंधा भी तो कुछ ऐसा ही है, गड़बड़ घोटाला वाला। ऐसे ही वहम था इनको, वो मैंने दूर कर दिया है। चौधरी साहब, थारी इन दुआ से ऐसे नीच काम नहीं करता हूँ मैं। इतने में साबरी दुपट्टा सर पर संभालती अंदर आई। वो हाथ में चाय की ट्रे पकड़े हुए थी। वो बुंदू खान ने इसके हाथ से उचक ली और बोला, वो हुक्का ताजा करके भेज दे साबरा, इधर चौधरी साहब के लिए। इसकी ये बात सुनकर साबरा इन्हीं कदमों वापस चली गई। हाँ, बुंदू खान ने तो ला इल्मी जाहिर की है। ठहरे, मैं आपको इसकी तस्वीर दिखाता हूँ, शायद इसे कहीं आपने देखा हो। तस्वीर उधर स्कूटर के खाने में रखी है, मैं लाता हूँ। ये कहकर मैं तेजी से उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। इस आदमी ने पीछे से मुझे यूं पुकारा जैसे वो एकदम चौंक उठा हो, जरा रुक जाओ मेरे भाई, इधर तो देखो। मैं दरवाजे में पहुंच चुका था। मैंने गर्दन फेर कर कुनखियों से इसकी तरफ देखा तो मेरे सारे वसवसे दुरुस्त साबित हुए। वो मुझ पर पिस्तौल तान कर खड़ा था और कंबल इसने कुर्सी पर ढेर कर दिया था। इसकी आंखों से बला की अयारी टपक रही थी। वो बड़े खौफनाक अंदाज से मुस्कुरा रहा था। बोला, इतने भी चालाक न बनो बेटा कि अपने बाप को भी पीछे छोड़ जाओ। इसके लहजे में ऐसा एहतजाज था कि मैं जल कर रह गया, मगर बेशतर इसके के वो मुझ पर गोली चलाने का फैसला कर सकता। मैं बिजली ऐसी सूरत से ड्योढ़ी में पहुंचा। कमरे के दरवाजे तक आने में इसे 3 सेकंड लगे और इतनी ही मोहलत मेरे लिए बहुत काफी थी। मैंने लंबी छलांग लगाकर ड्योढ़ी से बाहर निकलकर बड़ा दरवाजा अपने पीछे इतनी तेजी से बंद करके कुंडी चढ़ाई के जब वो दरवाजे पर पहुंचा, मैं स्कूटर पर बैठ चुका था, मगर वो स्कूटर स्टार्ट नहीं हो रहा था। मालूम ये हुआ कि वो परिंदा जब बुंदू खान के साथ अंदर आया तो सूरत हाल को अच्छी तरह समझने के बाद इसने स्कूटर का पेट्रोल खोल दिया था, जिसकी वजह से वो बहुत बुरी तरह ओवरफ्लो हो चुका था। ये बड़ी खौफनाक बात थी। मेरे पास वक्त बहुत कम था। मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई तो ये देखकर मैं मुतमिन हो गया कि मेरे इर्द गिर्द कोई सिपाही मौजूद नहीं था। बुंदू खान से ये गलती हुई थी कि वो थाने के दूसरे लोगों को खबरदार करने के बजाय सिर्फ एक आदमी को सादा कपड़ों में साथ लेकर मेरे पास आ पहुंचा था। वो अब दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे थे, मगर वो तो नहीं खुल सकता था। 2-3 बार इन्होंने दरवाजे के तख्तों को आगे पीछे धकेला और फिर वहां सन्नाटा छा गया। मैं डरा कि वो कहीं छत पर पहुंचकर मुझे अपनी गोली का निशाना न बना दे। इस ख्याल के आते ही मैं स्कूटर को धकेलता हुआ साथ की गली में मुड़ गया। अब मैं बुंदू खान के मकान से 2 मकान आगे निकल चुका था। पेट्रोल मैंने बंद कर दिया था। कुछ और आगे जाकर मैंने
मैंने इसको बड़े जोर से 3-4 किक लगाए, स्कूटर स्टार्ट हो गया, इसकी बत्ती जल उठी और मैं इस पर बैठकर गली के वस्त में बहती नाली से बचता बचाता आगे निकल गया। कुछ ही देर बाद मैं सिनेमा के सामने से गुजर रहा था। अब रास्ता ज्यादा वसी और हमवार था। पलक झपकते में मैं बादशाही मस्जिद के सामने से होता हुआ रावी रोड पर जा पहुंचा। मगर सवाल ये था कि मैं जाऊं तो कहां जाऊं। मेरी तो कोई भी मंजिल नहीं थी और कुबरा को मैं हाथ से गंवा बैठा था। जब मैं बादशाही मस्जिद के सामने से गुजर रहा था तो इस वक्त मुअज्जिन ये मुज़्ज़ा सुना रहा था कि अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। रावी रोड से जरा आगे निकलकर मुझे बाएं हाथ की आबादी में एक मस्जिद नजर आई और मैंने स्कूटर का रुख उधर मोड़ दिया। स्कूटर मैंने मस्जिद के बाहर एक कोने में खड़ा करके मुकफ्फल किया और सर झुकाकर बड़े बुझे दिल से मस्जिद में दाखिल हो गया। जब मैं वजू कर रहा था तो मेरी आंखों से सैले अश्क रवां था कि मैं वो था जो शायद माँ की दुआ और खुदा के रहम से महरूम हो चुका था। मुझे कोई छत पनाह देने के लिए तैयार नहीं थी। किसी चार दीवारी में मेरा वजूद समा नहीं सकता था। इससे ज्यादा बड़ी बदनसीबी किसी की और क्या होगी। नमाज मैंने जमात में शामिल होकर पढ़ी और वो सुबह शायद एक अरसे के बाद ऐसी आई थी कि मैंने अपना सब कुछ सजदे में डाल दिया। अपना दिल, अपना दिमाग, अपने तमाम अमाल मैंने खुदा के सामने रख दिए। मैंने चाहा कि मैं पागल हो जाऊं, मेरा हाफजा मुझसे छीन जाए, मेरे सारे तसव्वुरात मिलिया मेट हो जाएं, मेरी ऐसी काया पलटे कि मैं एक बिल्कुल ही नया और बदला हुआ आदमी बन जाऊं। ऐसा आदमी जो अपने माजी से कट चुका हो, जिसको ये शऊर न रहे कि इसका हाल क्या है और जिसको ये एहसास न सताए कि इसका मुस्तकबिल क्या होगा। ऐसे भी लम्हे मेरे खुदा तेरे बंदों पर आते हैं जब वो साहिबे जुनू हो जाने की आरजू करते हैं। मेरा भी इस घड़ी यही हाल था। मैं कितनी ही देर तक सजदे में सर डालकर रोता रहा। मेरी आजिज़ी और बेबसी दीदनी थी जिन्हें मैं पनाह देना चाहता था, जिनकी दाद रसी के लिए मैंने रातों के अंधेरों का जिगर चीर दिया था, जिनको जुल्म के पंजे से छुड़ाने के लिए मैंने अपनी जिंदगी दांव पर लगा रखी थी। वो ऐसे हाथों में मजबूर बनकर बैठे जिनको तोड़ देना किसी भी तरह मेरे बस में नहीं था। मैं ऐसा पागल था जो हवाओं के पीछे भाग रहा था। मेरे पागलपन का तो कोई किनारा ही नहीं था। मेरी अतबलाएं दीदनी थीं और मेरा खुदा मुझे अपने हल्का करम से निकाल बाहर कर चुका था। यही तो वजह थी कि मुझे अपने सीने में नेज़े की अन्नी ऐसी कोई चीज चुभती महसूस होती थी और मैं हर जगह से बेनीलो मुराम वापस आ जाता था। मैं न आसिया तक पहुंच सका था, न मजीदन के लिए ही कुछ कर सका था और अब मसनद आरा भी इन्हीं संगीन मरहलों में से गुजारी जा रही थी, मगर मैं इनमें से किसी के लिए भी कुछ न कर सकता था। मेरी इससे बड़ी बदनसीबी और क्या होगी मेरे खुदा। बुंदू खान की बैठक में बैठकर मैंने तय कर लिया था कि वहां से निकलकर मैं सीधा शरफू के पास पहुंचूंगा और इसे बदतरीन मंजिलों से गुजार कर मैं छांगा मांगा जाऊं ताकि वहां से मैं सरदार खान की आगोश से मजीदन को नोच कर इसकी माँ के पास पहुंचा दूं। मगर अब मेरी दोनों राहें मसदूद हो गई थी। मुझे यकीन था कि बुंदू खान अब पुलिस को शरफू के इर्द गिर्द मुतय्यन करा देगा ताकि मैं जो ही वहां पहुंचूं वो लोग मुझे छाप लें। वो लोग वहां तक ही महदूद नहीं रहेंगे बल्कि इधर सरदार खान को भी खबरदार कर देंगे। मेरे हुलिये से तो वो आगाह हो ही चुके थे। ऐन मुमकिन है वो गनी चौधरी, जिसका असल नाम खुदा मालूम क्या था, थाने के रिकॉर्ड पर मौजूद मुजरमों और मफरूर लोगों की तस्वीरों में मेरा चेहरा तलाश कर ले, कोई भी बात मुमकिन हो सकती थी। इनके फितने किसी को कहां चैन लेने देते थे। वो कानून के बलबूते पर जमीन आसमान एक कर सकते थे। मुझे अपना दम घुटता हुआ महसूस होता था और मैं सोचता था कि मेरे मौला मैं किधर निकलूं, किधर जाऊं कि मैं वो दीवाना
हूँ जिससे अब दुनिया जहान के लोग आशना हो चुके हैं। मैं किस किस की आंखों में धूल झोंक सकूंगा। ये तूने मुझ पर कहीं जमीन तो तंग नहीं कर दी है मेरे परवरदिगार। मैं सूरज तुलू होने तक मस्जिद में बैठा रहा। मेरा दिल दुख रहा था। अफसोस मुझे इस बात का था कि मैंने जिस हस्ती के लिए भी अपने सीने में दर्द की टीसें महसूस की, वही हस्ती लुट कर रह गई और मेरे लिए इन तक पहुंचना नामुमकिन हो गया। इस वक्त 7:30 बज रहे थे। मुझे कुबरा ने बादशाही मस्जिद के दरवाजे के सामने 9 बजे मिलने के लिए कहा था और मुझे डर था कि वो लोग इस इलाके में जगह जगह फैलकर मेरी तलाश में मसरूफ होंगे। मगर सूरत हाल ऐसी थी कि मुझे बहरहाल इससे मिल लेना चाहिए था। सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि सुबह होते ही इस पेट्रोल पंप वाले ने पुलिस चौकी में अपने स्कूटर के छिन जाने की रिपोर्ट दर्ज करा दी होगी और इसका नंबर मेरी बर्बादी का सबब बन सकता था। ये ख्याल आते ही मैं मस्जिद से निकला और स्कूटर पर बैठकर मैं बिलालगंज जा पहुंचा। दुकानें 9 बजे खुलती थी मगर वहां के कबाड़ी अपने कारिंदों में से एक आध को वहां रात भर के लिए देखभाल की खातिर छोड़ जाते थे। मैं कई दुकानें झांक चुका था तो एक जगह मुझे 3-4 पुराने स्कूटरों के ढांचे नजर आए। इनकी हालत दगरगू थी। इंजन शिंजन सब गायब थे मगर इनकी नंबर प्लेटें अभी तक सही सालम थी। एक स्कूटर तो ऐसी हालत में था कि इसे थोड़ी सी मरम्मत के बाद काबिल इस्तेमाल बनाया जा सकता था। मैंने इस स्कूटर का सौदा कर लिया। वो मुझे 2000 में मिल गया। इसे मैं इसी वक्त एक रेड़े पर लाद कर दाता दरबार के अकब में दाएं हाथ के बाजार में एक मिस्त्री के पास ले गया। अपने स्कूटर की नंबर प्लेट मैंने रास्ते में तो तोड़कर फेंक दी और इस बाड़िए के स्कूटर की नंबर प्लेट उखाड़ कर हाथ में पकड़ ली। ये सारा सिलसिला खासा तकलीफ दे साबित हो सकता था। मिस्त्री की जरा सी ना नुक्कर से सारा मामला खराब हो सकता था मगर वो कोई चश्मपोश किस्म का आदमी था। मेरा ख्याल है कि वो सूरत हाल को समझ भी गया था। फिर भी इसने कबाड़िए के स्कूटर की नंबर प्लेट फौरन ही मेरे स्कूटर पर नस्ब कर दी। इसे मैंने कह दिया कि इस तबाह हाल स्कूटर को वो जिस तरह भी हो सके नया इंजन और दूसरी चीजें डालकर इस्तेमाल के काबिल बना दे और इस काम के लिए मैंने 1000 रुपया इसके हाथ पर धरा। अभी 9 बजने में 10 मिनट बाकी थे कि मैं इकबाल पार्क के सामने की सड़क पर से गुजर कर रंजीत सिंह की मड़ी के पास जा पहुंचा। अपना स्कूटर मैंने वहां किले के दरवाजे से इधर एक स्टैंड पर रखा और कंबल की बुक्कल मारकर बादशाही मस्जिद के दरवाजे की ओट में जा ठहरा। मुझे ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। कुबरा ठीक 9 बजे वहां पहुंच गया। मुझे सामने खड़ा देखकर वो तेज तेज कदम उठाता मेरे पास आ पहुंचा और छूटते ही बोला, इधर ठहरना मुनासिब नहीं है उस्ताद। मेरा ख्याल है वो लोग इधर ही आ रहे हैं। अपना ये कंबल उतार दो। कौन लोग? मैंने कंबल इसे देते हुए कहा। भी थाने के सिपाही, वो गनी चौधरी भी इनके साथ है। वो खुद शायद चूना मंडी की तरफ जा रहा है। तुम कैसे जानते हो इसे? वो आहू साहब के पास आया करता है। अभी मैंने इनके साथ चलकर इनकी बातें सुनी हैं। क्या कह रहे थे वो? मैंने कुबरा को साथ लेकर स्कूटर की तरफ बढ़ते हुए कहा। कुबरा ने अपनी ऊनी टोपी मुझे दे दी। बोला, इसे पहन लो, कुछ तो अपना हुलिया बदल लो। बड़े बदमाश होते हैं ये 4 चश्मे आदमियों को छान कर रख देते हैं। वो गनी कह रहा था कि इसने पहचान लिया है, वो जेलानी ही था। बिल्कुल वही था। इसने तुम्हारा हुलिया किसी तस्वीर से मिलाया था। जल्दी चल, वो कहीं देख ही ना लें तुझे। मैंने तेजी से इसे स्कूटर के पीछे बिठाया। मेरा कंबल इसने ओढ़ लिया था और मैंने अपनी वो छोटी सी स्टेन गन कोट के नीचे दबा ली थी। स्कूटर को भगाता हुआ मैं इसी वक्त रावी दरिया पार करके नूर जहां के मकबरे पहुंचा। वो नूर जहां शायद मट्टी के जिस ढेर तले दबी थी, वो मट्टी भी मेरे दुख को समझती थी। ऐसा हुआ कि वहां पहुंचते ही मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मेरे दिल को सुकून मैसर आ गया हो और मेरे वजूद पर तारी खौफ की सारी धूल उतर गई हो। कुबरा को अपना साथ लेकर मैं एक दीवार की ओट में जा बैठा। इस रुख पर जिधर सूरज की धूप घास पर से शबनम के मोती चुनती जा रही थी, इन दोनों तरफ जब सिगरेट जल चुके
तो कुबरा बोला, उस्ताद इधर हुआ क्या था आखिर? वो गनी अपने साथियों को बड़े तैश में बता रहा था कि तू इसको फिर जुल दे गया। किस्सा क्या हुआ था उधर? मैंने बेकमो कास्त सारी बात बता दी तो वो बोला, तू किस्मत का धनी है उस्ताद। उधर इस चौधरी मंजूर हुसैन ने होश में आकर बहुत वावेला मचाया। आखिर इसे इंतजार किसका था? किसके लिए इसने मेरी जनाना आवाज सुनकर दरवाजा खोला था? एक गश्ती है उधर, वो बहुत दिनों से इस पर रेशा खत्मी हो रहा था। पैसे भी बहुत लेती है, 1000 से कम पर बात नहीं करती। फिल्मों में डांस शांस भी कर लेती है। इसको मैं आधी रकम दे आया था, मगर कल रात इसके 2 भाई आ गए उधर अटक से। वहाँ की रहने वाली है, वो सायका नाम है इसका। मुझे इसने कहा कि चूंकि इसके भाई आ गए हैं इसलिए वो इनको सुला सलवा कर 12 बजे आएगी। चौधरी से मैंने कह दिया कि वो 12 बजे आएगी, बस जरा वो अपने दिल को थाम के रखे। फिर यूं हुआ कि मैं तो सो ही गया था, अपने चौधरी साहब को भी नींद आ गई। वो दिल पर हाथ रख कर सो गए बेचारे। जब 2 बजे तुमने आवाज बदल कर दस्तक दी तो वो भाग हो गए, मगर फिर तुमने जो उनकी गात बनाई इस पर इन्हें बहुत गुस्सा आ रहा है। क्या कहते थे वो चौधरी साहब? कोई एक बात कहते थे उस्ताद, ये शेर भर की मोटी गालियां देते थे तुझे। वो आहू को भी इन्होंने बेनुक्त सुनाई। यही कहना चाहिए ना, मुहावरा ठीक बोला है ना मैंने? हाँ, तू मुहावरे को परे फेंक, ये बता कि वो कहता क्या था? उस्ताद कसम अल्लाह की मजा ही आ गया। आहू पर चढ़ गया वो राशन लेकर, बोला ये कोई शरीफों के ठहरने की जगह है जो डाकू देखो इधर घुसता चला आता है। आहू भी नंबरी बदमाश है। बोला चौधरी साहब आखिर हुआ क्या है? चौधरी ने अपनी विपता सुनाई तो वो बोला, आखिर आपने चौधरी साहब इतनी रात गए इधर से दस्तक सुनने पर दरवाजा कैसे खोल दिया? इस सवाल का कोई जवाब ना दे सके। कुछ देर तो सर झुकाए बैठे रहे थे, फिर बोले, इस सुअर के बच्चे ने तुम्हारा नाम लिया था, बस मैंने चिट्ठी नीचे गिरा दी। इसने आते ही मेरी गर्दन दबोच कर ऐसी रगे मली थी कि बस मैं तो फौरन ही बेहोश हो गया। थोड़ा जोर वो और लगाता तो मैं तो कत्ल हो गया होता। इधर ये शहर है कि बदमाशों डाकुओं का गढ़? अच्छा, फिर क्या हुआ? मैंने खुश होकर कहा, मामला दिलचस्प हो गया था। फिर क्या होता? आहू सोच में पड़ गया, फिर कहने लगा, जरा अपनी गर्दन तो दिखाइए मुझे चौधरी साहब। वो बेचारे तो बहुत ही बेनाए हुए थे। बोले, हाँ देख लो कैसे कटने से बच गई है। मैंने खुद भी उनकी वो मोटी सी पिलपिली गर्दन देखी, एक रग फूल कर बाहर को निकल आई थी। वो रग आम तौर पर नजर नहीं आती है। इसका ये हाल देखकर आहू मुझे घूरने लगा और वहां से हटाकर वो मुझे दूसरे कमरे में ले गया। बोला, मालूम ये होता है कि रात जलानी इधर आया था। मैंने कहा, साहब ये कैसे हो सकता है? वो आता तो मुझे भला जिंदा छोड़ जाता। मेरी इस बात पर वो कुछ चुप सा हो गया, मगर इसे पूरा यकीन है कि वो तुम ही थे। मेरा ख्याल है वो तुम्हारे इस गर्दन तोड़ दाव का मजा चख चुका है। हाँ, इस रोज यही नुस्खा इस्तेमाल किया था मैंने इस पर। खैर, मगर अब ये बता कि मैं क्या करूं? मुझे तो हर हाल में मजीदन को इस जिल्लत से निकालना है। उधर मसनद आरा से भी मैं मिलना चाहता हूँ। देख उस्ताद, मेरा ख्याल है कि तू छांगा मांगा जाने का प्रोग्राम जरा शाम तक मुलतवी कर दे। मैं भी तेरे साथ चलूंगा, निपट लेंगे इस सरदार खान से हम। मैं तेरे साथ होऊंगा तो तुझे जरा आसानी रहेगी। चलो यूं ही सही, मगर इस मसनद आरा का क्या करें? मुझे मालूम होना चाहिए कि इसे क्या मर्ज है। ये गड़बड़ की बात है, मगर खैर हम यूं करते हैं कि तू अभी डॉक्टर बुखारी के क्लिनिक में जा बैठ, मैं इस लड़की के साथ आता हूँ। मेरा ख्याल है कि आज आहू इसे मेरे ही साथ भेजेगा, क्योंकि वो पांडे और इसके साथी को लेकर शहर से बाहर जा रहा था। मुझे तो इसने सुबह यही बताया है। बस ठीक है, तू चल मेरे पीछे बैठ, मैं तुझे उधर रावी रोड पर उतार कर डॉक्टर बुखारी के पास जा पहुंचता हूँ। पहले एक काम कर, अपनी ये खौफनाक मूंछें तो अभी मुंडवा दे। चल उधर नाई से मिल लेते
हैं पहले। हाँ यार, इनकी कुर्बानी तो देनी ही पड़ेगी। ये कहकर मैं उठा और कुबरा को साथ लेकर शाहदरा रेलवे स्टेशन के बाहर बैठे एक नाई के पास जा पहुंचा। इससे मैंने दाढ़ी भी मुंडवाई और मूंछें भी साफ करवा दी। जब वो दोबारा मैं स्कूटर पर बैठा तो कुबरा मुस्कुरा रहा था। बोला, अब तू इतनी जल्दी नहीं पहचाना जा सकेगा उस्ताद, अब बेफिक्र होकर चल और ले ये काली ऐनक भी चढ़ा ले। आंखों पर मैंने ऐनक लगाई तो स्कूटर की हवा से भी बच गया। कुबरा को रावी रोड पर उतार कर मैं स्कूटर भगाता हुआ डॉक्टर बुखारी के क्लिनिक जा पहुंचा। वहां मरीजों की भीड़ लगी थी। मैंने इस इमारत के तमाम हिस्से इधर उधर घूम फिर कर अच्छी तरह जायजा लिया और फिर मस्कीन सी सूरत बनाकर हाल में बैठे मरीजों के पास जा बैठा। कुबरा ने अच्छा किया था कि मुझे स्याह ऐनक इसने दे दी थी, क्योंकि अब मेरी निगाह का जाविया कोई नहीं देख सकता था। अलबत्ता मैं बेधड़क होकर हर एक का बगौर जायजा ले सकता था। मेरे जहन में बगोले उड़ रहे थे। मुझे यूं महसूस होता था जैसे मैं लद्दाख की छत पर खड़ा हूँ। मेरा पाँव जरा सा रपटा तो मैं सर के बल नीचे जा गिरूंगा, कोई मुझे संभालने वाला ना होगा। क्लिनिक में मरीजों की भीड़ लगी थी, मगर मैं जिस चेहरे की तलाश में था वो अभी तक मुझे नजर नहीं आया था। मसनद आरा शायद अभी तक वहां नहीं पहुंची थी, मगर कुबरा मुझे गलत राह पर नहीं लगा सकता था। इसके दिल में अभी तक मेरे लिए हमदर्दी मौजूद थी। बात इसकी आंखों के रंग से जाहिर थी। मैं वली नहीं हूँ, मगर दिलों का हाल चेहरों पर साफ लिखा होता है, इसे तो मैं पढ़ सकता था। मैं बुखारी क्लिनिक के बड़े हाल से गुजरकर इस हिस्से में जा पहुंचा जहां खवातीन बैठी थीं। अंदर झांकना बदतमीजी थी, मगर फिर भी मैंने दरवाजा पीछे धकेल दिया। 8-10 औरतें बैठी थीं। वो सब की सब इस तबके से ताल्लुक रखती थी जिन्हें तवज्जो की महरूमी बीमार कर देती है। वो भी ऐसी ही थीं, बज़ाहिर तंदुरुस्त तवाना, मगर अंदर से टूटी हुई, शिकस्त और बेजार। मैंने एक नजर इन सब को देख लिया, मगर इनमें मसनद आरा शामिल नहीं थी। वो अभी तक वहां पहुंची ही नहीं थी। मैं एक बार फिर हाल में बैठे मरीजों के दरमियान से गुजरकर दरवाजे के पास जा ठहरा। वो 8 फुट ऊंचा दरवाजा था जिसमें ये बड़े बड़े शीशे लगे थे। मेरी नजरें अब लान के ऊपर से फिसलती हुई बड़े गेट पर जम गई थीं। वक्त ऐसा था कि कुबरा के अंदाजे के मुताबिक अब तक वहां पहुंच जाना चाहिए था। अभी मुझे वहां खड़े हुए चंद मिनट गुजरे थे कि एक कार तेजी से अंदर दाखिल होती हुई नजर आई। दिल बिल्लियों उछल गया। कार आहू चला रहा था और इसके पहलू में इसकी बीवी बैठी थी। कार रक्स के जाविये की तरह लान की कौस के मतवाजी चली और जोम कर पोर्च में आ ठहरी। इसकी पिछली सीट पर मसनद आरा बैठी थी। उसको देखकर मैं समझा मैं बाग से उड़ जाऊंगा। वो मसनद आरा ही थी, वो ही छल्ला छल्ला जुल्फें, वही चीरवी लंबी आंखें और इसके वही मुसफ ऐसे रुखसार। इसकी वो पेशानी, वो अबरू, वो होंठ मेरे सामने थे, मगर वो इसके चेहरे की ताजगी, वो बशाशत कहाँ चली गई थी। ये मसनद आरा को क्या हो गया है गुलाम जलानी? इसकी आंखों की बहुत सी तबो ताब कहाँ खो गई थी? वो बहुत ही बुझी बुझी सी नजर आ रही थी। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी शुक्रिया।